नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो कि 12 अक्टूबर को एग्जाम है, उसके लिए टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारी ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज रहेगी। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग दृष्टि आईएएस की और जीएस वर्ल्ड की भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघीय ढांचे को काफी हद तक एकात्मक में बदल दिया जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन इसके तीनों करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन है उसको सुनिश्चित करना। दूसरा कथन है, यह रेलवे और सड़क परिवहन सहित 16 मंत्रालयों जो को एक साथ लाता है। तीसरा कथन है, यह योजना नीति आयोग की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्यान्वित की जाती है। चलिए बताना है इसमें कौन से आपके ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ऑप्शन पहला और ऑप्शन दूसरा तो करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन तीसरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कथन पहला दूसरा इसका करेक्ट है, तीसरा कथन क्या है? इनकरेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित घटनाओं आयोगों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। एक आपका हो जाएगा पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, नीति आयोग का गठन और राजमन्नार समिति की सिफारिश। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। राजमन्नार समिति का जो सिफारिशें हुई वो 1969 में की गई। और सरकारी आयोग कब बना? सरकारी आयोग का गठन होता है आपका 1983 में। पुंछी आयोग का गठन होता है आपका 2007 में। और नीति आयोग का गठन आपका होता है 2015 में। तो सबसे पहले आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका होगा दूसरा, फिर होगा पहला। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। पहली सूची में कहा गया है कि संबंध के प्रकार दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनके संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो दिए गए हैं। चलिए विधायी विधायी जो है संबंध का प्रकार है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? चलिए बताइए किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 245 से 255, यानी कि पहला इसमें बिल्कुल करेक्ट है। प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, प्रशासनिक संबंध है, वो किससे संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में संबंधित है। विधायी जो संबंध है वो 245 से 255 के बीच में है। फिर 256 से जो 63 आता है वो आपका प्रशासनिक संबंध है। वित्तीय संबंध का जो प्रकार है वो आपका 268 से 93 के बीच में भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर आ जाता है प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है वो आपका अनुच्छेद 323 का में है। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो इसके आपके चारों बिल्कुल करेक्ट सही सुमेलित हैं, तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वो भारतीय संवैधानिक कानून में विकसित हुए हैं। चलिए बताइए। तो मूल संरचना सिद्धांत दिया गया है। मूल संरचना सिद्धांत
आच्छादन का सिद्धांत और दूसरा है उपचारात्मक का सिद्धांत। चलिए तो बताइए इसमें कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आच्छादन का सिद्धांत, फिर मूल संरचना, फिर आपका उपचारात्मक का याचिका जो है, तो आपका पहला करेक्ट ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उनको बताना है कौन से आपके करेक्ट होंगे। चलिए तो सर्वोच्च न्यायालय सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में अपील सुन सकता है। बिल्कुल सुन सकता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है कथन। चलिए दूसरा है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। बाध्य नहीं होता है तो ये गलत है, ठीक है, बाध्य नहीं होता है। तीसरा है कथन, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये तो बिल्कुल आपका करेक्ट है, कथन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो ऑप्शन इसमें कथन जो होगा वो दोनों दो करेक्ट हैं, पहला और तीसरा, तो इसमें ऑप्शन ए में आपका पहला और तीसरा इसमें होगा, तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा ए करेक्ट हो जाएगा। संविधान में अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। संविधान में अनुच्छेद 32 को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। एक तरफ राज्यपाल की शक्तियां दी गई हैं और एक तरफ उनके उदाहरण दिए गए हैं। मतलब कहा गया है कि कार्यकारी जो शक्ति है वो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करना राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति में आता है, तो आपका पहला बिल्कुल सही सुमेलित है। विधायी शक्ति में क्या आता है, तो राज्य विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करना, ये आपका विधायी शक्ति में आ जाता है। न्यायिक शक्ति में क्या आता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के परामर्श करना, जैसे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति में उच्च न्यायालय के परामर्श करना, ये आपका न्यायिक शक्ति में आ जाता है। विवेकाधीन शक्ति क्या है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जो विधेयक है उसको सुरक्षित रखना आपका विवेकाधीन की शक्ति में आता है। तो आपके चारों करेक्ट हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में एक साधारण विधेयक पारित करने के लिए निम्नलिखित विधायी प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक, विधान सभा में पेश किया गया विधेयक, राज्यपाल की स्वीकृति और विधान परिषद को प्रेषित करना। चलिए इसको आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, बताना है। चलिए तो पहले आपको हो जाएगा, विधानसभा में जब कोई विधेयक पेश किया जाता है तो सबसे पहले तो पेश किया जाता है, तो दूसरा आपका पहले नंबर पे हो जाएगा। फिर क्या होता है, वो विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है, दूसरे नंबर पे वो पारित होता है। फिर क्या होता है, विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है, मतलब विधानसभा में जब पारित हो जाता है तो विधान परिषद में प्रेषित किया जाता है। फिर चौथे नंबर पे आपकी राज्यपाल की स्वीकृति होती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी समय राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। दूसरा कथन है, राज्य जो राज्यपाल है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तीसरा कथन है, राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो उसमें बताना है आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा। राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी समय राज्य विधानमंडल को विधानसभा को भंग कर सकता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। बाकी आपके दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो सूचियां हैं, एक में अनुच्छेद दिए गए हैं, एक में उनके प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 74 में क्या है,
तो 74 राष्ट्रपति से संबंधित हैं, तो इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ये आपका अनुच्छेद 74 में हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 74 में इसका 4 वाला जो है, राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, वो अनुच्छेद 74 में कहा गया है। 75(3) में क्या कहा गया है? मंत्रिपरिषद की संसद या लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी जो है वो 75(3) में कहा गया है, 75(3) में। 85 में, अनुच्छेद 85 में क्या है कि संसद के सत्र या सत्रावसान और विघटन का प्रावधान दिया गया है। विघटन का प्रावधान दिया है, यानी कि संसद के सत्र की बात कही जा रही है अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 105 में कहा जा रहा है कि संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद के सदस्य हैं उनको संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 105 में। तो उसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए का 4 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के जो चुनाव में सांसदों के मत का जो मूल्य है निम्नलिखित में से किस सूत्र से निर्धारित किया जाता है? कौन सा सूत्र है? तो सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य अपॉन मतलब भाग निर्वाचित सांसदों के लोकसभा एवं राज्यसभा की कुल संख्या। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद में अनुच्छेद 55 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के अनुसार, सॉरी 1 मिनट कट रहा है तो इधर हम लिखे दे रहे हैं। अनुच्छेद जो है उसमें आपका 55 अनुच्छेद क्लॉज सब क्लॉज बी, ठीक, क्लॉज 2 सब क्लॉज बी आपका करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद, ठीक है, इसमें बात कही जा रही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित राष्ट्रपति प्रावधानों का उनके संबंधित अनुच्छेदों से मिलान करना है। मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? राष्ट्रपति का चुनाव, तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात कही जा रही है। महाभियोग की प्रक्रिया किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 61 में। पदावधि किसमें की बात करी जा रही है? तो अनुच्छेद 56 में पद और चुनाव की जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 58 में बात करी जा रही है। चुनाव की के लिए जो योग्यताएं हैं, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिनर्वा मिल्स मामला 1980 के बाद मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की विधिक स्थिति को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करता है? उसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच में संतुलन होना चाहिए। ये मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में बात कही गई थी, तो अनुच्छेद सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, एक कथन दिया है, दूसरा कारण है। कथन में कहा है कि टैगा बायोम में शंकुधारी, टैगा जो बायोम है उसमें शंकुधारी सदाबहार वनों का प्रभुत्व है। कारण में है टैगा क्षेत्र में गर्मियों जो गर्म सर्दियां हैं, गर्म सर्दियां और भारी मानसूनी वर्षा होती है। तो इसमें करेक्ट कौन सा है ऑप्शन और इनकरेक्ट क्या है? तो पहला कथन जो है वो आपका करेक्ट है, लेकिन कारण जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 3 कथन दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला कथन है जीवमंडल एक बहुत मोटी परत है जो पूरी पृथ्वी के कोर में फैली हुई है। दूसरा कथन है इसमें वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल के बीच की अंतः क्रियाएं शामिल हैं। तीसरा कथन है जीवमंडल में अधिकांश जीवन समुद्र तल से 200 मीटर से नीचे और समुद्र तल से 6000 मीटर ऊपर मौजूद है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
तो करेक्ट पहला तो इनकरेक्ट है, लेकिन दो आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन दूसरा और तीसरा करेक्ट है कथन, तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दो सूचियां हैं, एक में बायोम दिया गया है और दूसरे में वनस्पति और जीव दिए गए हैं। चलिए बताइए इसमें करेक्ट कौन सा होगा। सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, घास का मैदान और रेगिस्तान में कौन सी वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं वो बताना है। सवाना में क्या पाया जाता है, सवाना यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है सवाना, जिसमें आग प्रतिरोधी झाड़ियां और जेबरा जैसे चरने वाले जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आग प्रतिरोधी झाड़ियां और जेबरा की बात करी जा रही है फोर्थ में, तो सवाना जो हो जाएगा वो फोर्थ में हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए में आपका फोर्थ पाया जा रहा है। और भी पढ़ लेते हैं, वनस्पति जो वर्षावन उष्णकटिबंधीय वर्षावन है उसमें क्या पाए जाते हैं, यहाँ चौड़ी पत्तियां, मतलब चौड़ी पत्तियां वाले सदाबहार पेड़ और छत्र जो है जीव पाए जाते हैं, तो इसमें दो का आपका दूसरा, बी का आपका दूसरा करेक्ट है। घास के मैदान के लिए बाइसन प्रेरियर, ठीक है, वो कुत्ते के लिए, ठीक है, जीव जो है वो कुत्ता पाया जाता है वहां। रेगिस्तान जो है वो आपका कैक्टस या जे सेजब्रश होता है, ठीक है, कैक्टस वनस्पति पाई जाती है, सेज ब्रश जीव पाया जाता है रेगिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो दिए गए कथन हैं, एक में अभिकथन है, दूसरा आपका कारण है। अभिकथन में कहा है कि जैव आवर्धन के परिणाम स्वरूप उच्च ट्रॉफिक स्तरों पर जीवों में विषाक्त पदार्थों की उच्च सांद्रता होती है। कारण में है डीटीटी जैसे विषाक्त पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं और इसलिए शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं। चलिए, तो इसमें आपका बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन कथन करेक्ट है और कारण आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, उपोष्ण कटिबंधीय चीड़ के जंगल आमतौर पर भारत के निम्नलिखित कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाते हैं। शिवालिक पहाड़ियों में उपोष्ण कटिबंधीय चीड़ के जंगल आमतौर पर पाए जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ दिए गए हैं जीवाणु प्रजातियों को नाइट्रोजन चक्र में उनकी भूमिका के साथ मिलाना है, बैक्टीरिया और कार्य। राइबोजियम, राइजोबियम क्या है, तो फलियों में वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिर करता है, फलियों में नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन को स्थिर करता है, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सहजीवी जो नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण करता है राइबोजम, ठीक है, राइजोबियम। दूसरा क्या है, नाइट्रोसोमस क्या है, तो नाइट्रोसोमस है अमोनिया और नाइट्रेट, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। और नाइट्रा वेक्टर क्या है, नाइट्रा वेक्टर है नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। और स्यूडोमोनस क्या है, तो डिनाट्रिफिकेशन है, डिनाट्रिफिकेशन है। चलिए, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा बायोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। टुंड्रा बायोम क्या है, इसमें 4 कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है कौन सा आपका गलत है कौन सा सही है। तो अल्पाइन टुंड्रा केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अल्पाइन टुंड्रा ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ये केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित नहीं है, ये पृथ्वी के सभी अक्षांशों में पर्वतीय क्षेत्रों में मिल सकते हैं, ठीक है, टुंड्रा पर। अगला है कथन, आर्कटिक टुंड्रा ध्रुवीय बर्फ की टोपी के नीचे और वृक्ष रेखा के ऊपर स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रतिकूल परिस्थितियों में टुंड्रा में कीटों का जीवन चक्र छोटा होता है, ये भी आपका करेक्ट है। आर्कटिक बिलो एवं एक टुंड्रा पौधा 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो आपके 3 2 3 4 आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन प्रदूषक ब्लैक लंग रोग से जुड़ा है। ब्लैक लंग रोग से कौन जुड़ा है, तो आपका कोयले की जो धूल है वो ब्लैक जो लंग है उससे जुड़ा हुआ है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित प्रदूषकों में उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से मिलान करना है। एक तरफ प्रदूषक हैं, दूसरी तरफ उनके प्रभाव हैं। तम्बाकू का जो धुआं है उससे कौन प्रभावित होता है वो बताना है। तो फेफड़ों का कैंसर होता है तम्बाकू के धुएं से, जैसे सिगरेट वगैरह लोग जो पीते हैं। पारा से मिनी माता रोग होता है। पारा से मिनी मात पारा की जब शरीर में अधिकता हो जाती है उससे मिनी माता रोग होता है। कपास की जो धूल होती है उससे क्या होता है, बाइसिनोसिस होता है। चलिए, और एस्बेस्टस धूल होती है उससे एस्बेस्टोसिस होता है। चलिए, इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। NAMP गैर प्राप्ति शहरों की पहचान करने में मदद के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल। दूसरा है यह राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार जो अनुपालन का आकलन करता है, भी आपका करेक्ट है। तीसरा इनकरेक्ट है आपका, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। संशोधित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक 2009 के तहत निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रदूषक शामिल नहीं है। तो इसमें बताना है कौन कौन से आपके प्रदूषक शामिल नहीं नहीं बताना है। तो आपका मीथेन नहीं है और नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड है और ओजोन है, ये आपके दोनों हैं। तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कौन से आपके करेक्ट हैं। बायोमास ऊर्जा एक स्वच्छ और गैर प्रदूषणकारी नवीकरणीय स्रोत है। दूसरा है भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा और गर्म शुष्क चट्टानों से गर्मी का उपयोग करती है। तीसरा कथन है सह उत्पादन में एक ही ईंधन स्रोत के ऊर्जा के केवल एक ही रूप का उत्पादन करना शामिल है। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा करेक्ट है और दोनों आपके ऑप्शन इनकरेक्ट है। मतलब दोनों आपके कथन 1 और 3 आपका कथन इनकरेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा वाले क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा और गर्म शुष्क चट्टानों से गर्मी का उपयोग करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में आपका करेक्ट है। निम्नलिखित समुद्री CO2 निष्कासन तकनीकों का उनके विवरण से मिलान करना है। चलिए, तो इसमें क्या है, कृत्रिम अपवेलिंग, समुद्री शैवाल की खेती और महासागर पोषण। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। पहले का आपका तीसरा करेक्ट है तो इसमें हो जाएगा आपका, और दूसरे का पहला करेक्ट है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब समुद्री जो शैवाल की खेती है वो कार्बन समृद्ध बायोमास को समुद्र में डुबोना, इससे है कनेक्टेड है। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 27 में पहला कथन है औसत वार्षिक शुद्ध वन लाभ 2010-2020 के इस मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। दूसरा कथन है UNFF 19 में भारत ने केवल प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया, तकनीकी हस्तक्षेप पर नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल कथन एक सत्य है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित करना है। एक तरफ वर्ष दिए गए हैं, एक तरफ आपके महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं। 1995 में क्या होता है, 1995 में होता है विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को मनाना शुरू किया गया, ना कि ओजोन क्षयकारी। मतलब 1995 में जो होता है वो भारत के ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उपयोग बंद करना, ये आपका गलत है। 1995 में जो होता है वो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, शुरू किया गया था। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। 2000 में ओजोन छिद्र पूरी तरह बंद हो गया।
2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पहली बार अपनाया गया। तो बाकी ये सभी करेक्ट हैं, लेकिन इनकरेक्ट कौन सा है आपका? ए, सॉरी सॉरी, इन सही सुमेलित आपका है बी, सही सुमेलित पूछा है, बाकी सभी इनकरेक्ट है। 2000 में क्या होता है, यह ओजोन छिद्र सबसे बड़ा आकार हो गया। यहाँ पे बंद नहीं है, सॉरी हमने गलत बता दिया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे सही पूछा है सिर्फ, इसको जरा करेक्ट करिएगा, ठीक है। तो ओजोन छिद्र पूरी तरह बड़े आकार में हो गया था, बंद नहीं होता 2000 में। 2016 में क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किगाली संशोधन को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य HFC जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है जैसे ग्रीन हाउस गैसों का चरणबद्ध रूप से कम करना। यह प्रोटोकॉल की पहली बार अपनाई गई घटना नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे पहली बार कहा गया है, पहली बार नहीं थी, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, माने कि ये आपका इनकरेक्ट है और ये आपका, माने कि बी आपका करेक्ट है। चलिए इसको एक बार क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट कर दिया है क्योंकि उसमें हमने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, माफी चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, 2025 में नए जोड़े गए रामसर स्थलों को उनके संबंधित राज्यों से मिलान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उधवा झील, तिरुथंगल, सक्करकोटई और खेचोपरली झील कौन से आपके करेक्ट हैं? पहली बार बता दे, पहली बात तो आपको बता दे रहे हैं कि एक राज्य के दो इसमें हैं, तमिलनाडु राज्य के दो रामसर स्थल शामिल किए गए थे। एक तो हो जाएगा आपका तिरुथंगल और एक आपका हो जाएगा सक्करकोटई। सक्करकोटई तमिलनाडु का है और तिरुथंगल आपका तमिलनाडु का है। उधवा झील कहाँ की है आपकी? तो झारखंड की उधवा झील है। और खेचोपरली कहाँ की है? तो आपकी सिक्किम की है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए का 2 हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन है, दूसरा आपका कारण है। अभिकथन में कहा है कि मुगलानी बेगम मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब की एक महिला सूबेदार थी। कारण में कहा है कि नादिर शाह के आक्रमण से भारत में 57 दिनों के लिए मुगल सत्ता का लोप हो गया था। मुगल सत्ता का लोप हो गया था। चले तो इसमें बताना है आपका करेक्ट कौन सा है। तो इसमें आपका बी तो करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। चले अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, दो सूचियां हैं, उनको आपस में सही सुमेलित करना है। हिंदुस्तान में कुछ दल थे, गुट थे, जिन्हें कहा जाता है ईरानी दल, तुरानी, हिंदुस्तानी और सुन्नी मत। कौन किससे संबंधित था ये पूछा गया है, ठीक है, कौन किससे संबंधित था। तो ईरानी दल के जो नेता थे वो जुल्फिकार खां थे, ईरानी दल के। और तुरानी दल के नेता चिनकिलिस्ट खां थे। और हिंदुस्तानी तो सैयद बंधु जो थे वो हिंदुस्तानी दल के थे। और सुन्नी मत तुरानी और अफगानी। चलिए तो इसमें आपके सभी करेक्ट हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। बंगाल, बंगाल 1900 सॉरी बंगाल 1713 में, ठीक है, स्थापना होती है बंगाल की। किसने करी? तो मुर्शीद कुली खान ने करी। अवध की स्थापना सादत खान ने करी 1739 में। और हैदराबाद की स्थापना चिनकिज खान ने करी 1724 में। और रुहेलखंड की स्थापना बीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने करी 1714 में, 1714 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों को, जोरावर और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया था? कौन सा युद्ध था? तो ये था आपका आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा आपका करेक्ट है वो बताना है। सूरत की संधि 1975, सूरत की संधि 1975 में होती है। राघोबा और मुंबई सरकार के मध्य हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। पुरंदर की संधि 1976 में वारन हेस्टिंग और पूना
सरकार के मध्य हुई थी, ये भी आपका करेक्ट है। वडगांव की जो संधि होती है 1782 में अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य होती है, क्या ये करेक्ट? नहीं। बड़गांव की जो संधि होती है वो होती है 1779 में। 1782 में कौन सी संधि होती है? तो 1782 में सालबाई की संधि होती है, सालबाई की। तो आपका ये तो आपका इनकरेक्ट था, लेकिन दो आपके कथन करेक्ट थे, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परिदृश्य में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को क्रमिक रूप से सर्वप्रथम में किसने निरूपित किया? किसने निरूपित किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था, कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व के संबंध में समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अमीनी समिति 1778 भू राजस्व प्रणाली तथा अकाल से संबंधित है। तो उसका जो ऑप्शन पूछा गया है कि सही कौन सा है, तो सही आपका पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है, तीसरा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। यानी कि निमेयर जो समिति है 1936 का संबंध केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों से था, ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, एक तरफ पुस्तक दी गई है, एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं, बताना है आपका करेक्ट कौन सा है। अ हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया, JW के करेक्ट है। असबाग ए बगावत अ हिंद, सैयद अहमद खान, ये भी आपका करेक्ट है। पीजेंट एंड द राज, ये भी आपका करेक्ट है, एरिक स्टोक्स। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, ये आप TR होम्स हैं, ये भी आपका करेक्ट है। यानी कि सभी चारों आपके सुमेलित हैं, सभी चारों सुमेलित हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को इस पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का विरोध करने के लिए जाना जाता है? इसके लिए जाना जाता है, बताना है आपका। तो इनकी जो पत्रिका थी संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, इसीलिए इनको संवाद कौमुदी जो है वो पत्रिका को सती प्रथा का विरोध करने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, एक सूची है दूसरी सूची है उसको मिलान करना है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? पहली बैठक होती है 3 दिसंबर 1946 को, बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को, ये भी आपका करेक्ट है। संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लेकिन अंगीकरण कब होता है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण होता है। तो आपके सभी सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कुछ विद्रोह और आंदोलन दिए हैं, उनको मिलान करना है। हौज विद्रोह कहाँ होता है? हौज विद्रोह, तो ये बिहार का है हौज विद्रोह। खैरवार विद्रोह आंदोलन जो होता है वो झारखंड का है। होंड विद्रोह होता है उड़ीसा का, और कोका जो आंदोलन होता है वो पश्चिमी पंजाब में होता है। आपके चारों सही सम्मिलित हैं। एक तरफ आयोग दिए गए हैं, एक तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग वर्ष 1917 से 1919 तक। हंटर आयोग का गठन होता है 1882 से 83 के बीच में। राधा कृष्णन आयोग ये होता है आपका 1948-1949, और कोठारी आयोग 1964 से 66 के बीच में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। गुजरात अभियान 1299, रणथंभौर अभियान 1301, चित्तौड़ 1303, दक्षिण भारत अभियान आपका हो जाएगा 1306। तो आपका पहला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैं हिंदुओं का जजिया कर माफ नहीं कर सकता क्योंकि यह इस्लाम की परंपरा है, यह कथन किससे जुड़ा है, किस सुल्तान से जुड़ा है? तो फिरोज शाह तुगलक से जुड़ा है। निम्नलिखित राजवंशों को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आरवीडू वंश, सालू वंश, संगम वंश और तुलु वंश। संगम वंश हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना करते हैं, हरिहर बुक्का। इसकी स्थापना 1336 से 1300
सॉरी 1485 तक होती है। 1300 जो संगम वंश है ये 1336 से 1485 तक रहता है। आरविडू वंश राम राय ने किया, ये 1570 से 1672। 1570 से 1672। सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने करी, 1482 से 1505। 1482 से एक मिनट 1485 से 1505। तुलु वंश की स्थापना होती है वीर नरसिंह ने करी, 1505 से 1570। 1505 से 1570। इसके बाद ये हो जाती है। तो सबसे पहले आता है संगम, फिर आता है सालू, फिर आता है आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब पहले संगम, फिर शालू, फिर तुलु, फिर आरविडू। अगला क्वेश्चन है, हरिशेन समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की थी। करेक्ट बताना है कौन सा आपका करेक्ट है, यानी कि दोनों करेक्ट है। हरिशेन समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने करी थी। इलाहाबाद में जो इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना हरिशेन ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। एक कथन है, दूसरा कारण है। कथन में है, भारत का महान्यायवादी ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है, ना ही वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। कारण है, उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट है। व्याख्या तो नहीं कर रहा है लेकिन आपके करेक्ट दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि प्राक्कलन समिति के संबंध में सत्य नहीं है। कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य नहीं? इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं, तो आपका करेक्ट है। लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है, ये आपका इनकरेक्ट है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता है, भी करेक्ट है। इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, भी आपका करेक्ट है। तो इनकरेक्ट जो है ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक अभिकथन है, दूसरा आपका कारण है। अभिकथन में कहा है कि IUCN की रेड डाटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन्य जीव खतरनाक स्तर पर जिसका संरक्षण आवश्यक है। कारण में है, मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। व्याख्या तो नहीं कर रहा है लेकिन करेक्ट आपके दोनों है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे ज्यादा जिससे सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है, फिर नहर से होती है, फिर तालाब और कुएं से होती है, फिर अन्य साधनों से होती है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में इसमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था या कर नीति की जानकारी मिलती है। कौन सा अभिलेख है? तो आपका रुम्नीदेयी अभिलेख है, जिससे कर की बात कर मिलती है, कर जानकारी मिलती है कर नीति की। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं, मिलान करना है। बंधन, बंधन जो है कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना ये आपका बंधन है, तो एक आपका 3 हो जाएगा। आश्रव का है, आश्रव के बारे में, कर्म का जीव की ओर प्रवाह, तो ये हो जाएगा आपका आश्रव। संवर क्या है? जब कर्म का प्रवाह जी की ओर रुक जाए, तो आपका सी का 4 हो जाएगा। निर्जरा क्या है? निर्जरा है एक अवशिष्ट कर्मों का जल जाना, ये निर्जरा है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक ऋग्वैदिक काल का, ठीक है, ऋग्वैदिक काल के संबंध में सही नहीं है, बताना है। ये बहुत ध्यान रखनी चीजें हैं, क्योंकि जो पूछ रहा है क्वेश्चन नहीं, ठीक है, नहीं बताना है। इसमें कौन सा नहीं होगा? वो राजा भूमि का स्वामी होता है, ये नहीं है आपका, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
54 नंबर क्वेश्चन है, पाल वंश के शासक धर्मपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, गुजराती कवि टोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। बिल्कुल आपका करेक्ट है। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया, ये भी आपका करेक्ट है। धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति को दर्शाता है? तरलता जाल की स्थिति कौन दर्शाता है? तो आपका बॉन्ड की कीमतों में गिरावट, कम ब्याज दरें, उच्च ब्याज दरें, तीनों आपके दर्शाते हैं, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयुक्त कथनों में कितने को भारतीय रिजर्व बैंक की देनदारियों के रूप में माना जाता है? देनदारियों के रूप में कौन कौन माने जाते हैं? तो स्वर्ण भंडार माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये तीनों गलत हैं आपके, तो इसमें केवल एक करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, 1 मिनट, इसका आंसर जो है करेक्ट करना है हमको। केवल एक तो इसमें करेक्ट है, लेकिन ये आपका करेक्ट नहीं है। जो देनदारियों की बात करी जा रही है यहाँ पे, वो आपका दूसरा करेक्ट है। देनदारियों में दूसरा आता है, पहला आपका आता है संपत्तियों में, तीसरा भी आपका संपत्तियों में आता है, और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश जो है भी आपका संपत्तियों में आता है। जो देनदारों में आता है या बैंक की देनदारियों के रूप में माना जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, वो आपका देनदारियों के रूप में जनता के पास जो जमा करेंसी है वो देनदारियों के रूप में माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहा जाता है के संदर्भ में आधार वर्ष शब्द का अर्थ क्या है? आधार वर्ष शब्द का अर्थ क्या है बताइए? तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकारी व्यय के संदर्भ में भीड़ प्रभाव का अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है अच्छा वर्णन भीड़ प्रभाव का? तो आपका सरकारी व्यय जिसके परिणाम स्वरूप निजी निवेश में वृद्धि होती है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनद पर विचार करना है, पिंडारी, सियाचिन, गंगोत्री, जेमो। इसमें बताना है कितने हिमनद चौखंबा पर्वत की श्रृंखला से संबंधित हैं। चौखंबा पर्वत की श्रृंखला से संबंधित हैं। चौखंबा जो है भारत के उत्तराखंड में गढ़वाल, जो गढ़वाल है, हिमालय में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जिसमें 4 चोटियों का समूह है, जिसमें चोटी चौखंबा पहली चोटी है, जिसमें यह समूह गंगोत्री ग्लेशियर के निकटता से जुड़ा हुआ है, जो कि भारतीय हिमालय के प्रमुख हिमनदों में से एक है और गंगा नदी का स्रोत है, यानी कि यहाँ पे आपका गंगोत्री हिमनद करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। चल अगला क्वेश्चन है, बाकी डिटेल के लिए मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसमें पीडीएफ में डिटेल के लिए आप देख लीजिएगा, उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश फाइव आइजन, ठीक है, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं है? ठीक है, तो भारत नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मुस्लिम लीग का द्वारा मुक्त दिवस, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर में भारत लाहौर जो अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? तो मार्च 1940। 1 मिनट, 14 लिखे हैं, 40 हो गया यहाँ पे, ठीक है। कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ किया गया, कब किया गया था व्यक्तिगत? तो 1900 अक्टूबर 1940 में, ठीक है, अक्टूबर 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया गया? मुक्ति दिवस के रूप में ये दिसंबर 1939 में।
द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब होता है? तो ये सितंबर 1939। सितंबर 1939। चलिए, तो इसमें आपका करेक्ट जो होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है। एक अभिकथन है, दूसरा आपका कारण है। अभिकथन में कहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल पारित किया गया। कारण में है इसका उद्देश्य मजदूरों, किसानों तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करना था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए करेक्ट होगा, यानी कि व्याख्या भी कर रहा है और करेक्ट भी है। निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? चलिए बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। अंतिम सबसे पहले क्या होता है, चलिए हम इसका जो कालक्रम के अनुसार है, इनका जो काल है वो हम लिख दे रहे हैं, सन जो ईयर है वो लिख रहे हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आता है। हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह है वो 1856 में आता है। दास प्रथा जो प्रतिषेध होता है कब होता है? 1843 में होता है। और सती प्रथा का जो निषेध होता है वो 1829 में। तो अंतिम स्थान पे कौन आता है? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन है, दूसरा आपका कारण है। कथन में है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद के प्रति देवबंद आंदोलन में घृणा थी। कारण में है सैयद अहमद ने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा बरतते हुए धर्म शास्त्रों को नई परिभाषा देने का प्रयास किया। तो इसमें बताना है करेक्ट आपका कौन सा होगा, यानी कि ए आपका करेक्ट है और व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आपके बेमेल हैं? समाचार पत्र एवं पुस्तक दी गई है, एक तरफ संपादक दिए गए हैं। मदर, ठीक है, मदर पुस्तक के संपादक कौन है? तो लाला हरदयाल हैं, करेक्ट है। बम मैनुअल के जो संपादक हैं वो पी एन वापट हैं। भवानी मंदिर के संस्थापक अरविंदो घोष हैं, ठीक है। कौन है? अरबिंदो। भारत माता अजीत सिंह, ठीक है, भारत माता अजीत सिंह। तो इसमें जो इनकरेक्ट था आपका सी इनकरेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एक ही स्थान पर रहने के लिए एक भू-स्थैतिक उपग्रह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के ठीक ऊपर होना चाहिए? इस क्षेत्र के ठीक ऊपर होना चाहिए, तो भूमध्य रेखा के। रात के आकाश में तारे तारे जो हैं टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का उर्तनांक समय के साथ बदलता रहता है, जिसके कारण तारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, चर्चित शब्द दिए गए हैं, एक तरफ संस्थाएं हैं। AWARE अवेयर टूल, अवेयर टूल किससे संबंधित है? ठीक है, अवेयर टूल किससे संबंधित है बताना है, करेक्ट कौन सा है? तो एक्सेस वॉच एंड रिजर्व इसका फुल फॉर्म है। एंटीबायोटिक खपत की निगरानी के लिए एक वर्गीकरण उपकरण है, जिसे 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित किया गया था। तो आपका बिल्कुल ये करेक्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। प्रेरणा कार्यक्रम क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के से कार्यक्रम से संबंधित है क्या? नहीं, ये संबंधित है स्कूल से या कक्षा 9th से 12th के 20 चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम है। इसका संबंध है शिक्षा मंत्रालय से, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन अमृत क्या है? तो इसका संबंध है केरल राज्य सरकार द्वारा एंटी माइक्रोवेल प्रतिरोध को निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया था, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ई साक्षी ऐप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको चलाया गया था। एक मिनट, ई साक्षी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना नहीं, सांख्यिकी और कार्यक्रम द्वारा चलाया गया था, यानी कि आपका यहाँ पे बताना है गलत सुमेलित कौन से हैं। तो गलत ये भी गलत है और भी सही कौन सा है? सिर्फ एक सही है आपका, तो 3 इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी इसका गलत सही हो जाएगा, यानी कि सही सुमेलित सिर्फ एक है।
जो ई साक्षी पोर्टल है, एप्लीकेशन है, वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। भारतीय कॉफी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन पर विचार करना है, कौन से आपके कथन करेक्ट हैं? यह भारतीय कॉफी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बढ़ावा देता है। बिल्कुल करेक्ट है। बाकी दोनों आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ एक करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हरी-रूद मुर्राब बेसिन केवल अफगानिस्तान में स्थित है। हेलमंद नदी घाटी का ऐतिहासिक उल्लेख अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है। चलिए, तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, पहला ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन है दूसरा, आपका कारण है। अभिकथन में कहा है कि माउंट लोटोवी लाकी लाकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिंग ऑफ फायर महासागरीय प्लेट के फैलाव से बनता है। तो कारण बताना है करेक्ट कौन सा है। कारण तो इसमें हमें लग रहा है गलत है, यानी कि कारण गलत है और ऑप्शन अभिकथन ए करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका करेक्ट है? एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल करेक्ट है। हम्बोल्ट करंट एक गर्म महासागरीय धारा है, ये गलत है, ये ठंडी है। ठंडी है, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला 7 देशों में फैली हुई है, ये आपका गलत करेक्ट है बिल्कुल, यानी कि 1 और 3 आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन-कौन से देश हैं 7? अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला। यदि ग्रीनलैंड, अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाए तो वैश्विक समुद्र स्थल में कितनी वृद्धि हो सकती है? कितनी वृद्धि हो सकती है? तो 7.4 मीटर की वृद्धि होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है? पूरी तरह से कौन सी झील ऐसी है जो स्थित है? तो लेक जो मिशिगन है, पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। बाकी जो सुपीरियर है, ओंटारियो है, एरी है, ये पूरी तरह से नहीं, कनाडा में भी स्थित है। यूएसए कनाडा में स्थित है। चलिए, सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1993 से 2010 के बीच में पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव में लगभग 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर हुए विचलन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था आपका भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय धारा और संबंधित रेगिस्तान दिए गए हैं, उसमें करेक्ट बताना है कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बेंगुला धारा आपका नाबीब रेगिस्तान से संबंधित है। हुम्बोल्ट धारा आटाकामा रेगिस्तान से संबंधित है। कैलिफोर्निया धारा मोजावे रेगिस्तान से, आपके सभी सही सम्मिलित, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन से कारक पृथ्वी पर सूर्य ताप में भिन्नता का कारण बनते हैं? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य की किरणों का झुकाव कोण, दिन की लंबाई। तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित बताना है, भू आकृति दी गई है और संबंधित दिए गए हैं। संबंध किससे है? तो टार्न झील, लैपीज, पेडिप्लेन और पोल पोर्ट्स किससे संबंधित है? सही सुमेलित है, कौन सा आपका सही सुमेलित है? तो लैपीज जो है वो भूजल से संबंधित है, बाकी आपके इनकरेक्ट हैं सभी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां नहीं हैं? भरतपुझा, सुवर्णरेखा, शरावती और पलार, इसमें कौन सी नदियां ऐसी हैं जो पूर्व की ओर बहने वाली नहीं है? तो आपकी भरतपुझा हो जाएगी और शरावती हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, भारतीय
नदियां और तदनुरूप राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। सुमेलित है लोहित, ठीक है, लोहित। दूसरा है चंबल, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा। करेक्ट कौन सा है? लोहित। ओरंग, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चंबल भी इनकरेक्ट है। नर्मदा का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 81 नंबर पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से किस नहर के माध्यम से जोड़ा गया है? दूसरा है WWF ने 2030 तक बाल्टिक सागर 10% बाल्टिक सागर के 10% क्षेत्र को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड क्षेत्र को घोषित करने का लक्ष्य रखा। नेवा, बिलुस्ता, विस्तुला और ओडर ये 3 नदियां बाल्टिक सागर में गिरती हैं। चलिए बताना है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो आपके तीनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विचार करना है कौन से आपके विकल्प करेक्ट हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, दो आपके करेक्ट हो जाएंगे। मतलब आइसबर्ग का निर्माण तब होता है जब आइस शेल्फ या ग्लेशियर का बड़ा टुकड़ा टूटकर समुद्र में तैरने लगता है। आइस शीट का आकार लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। तो आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से आपके करेक्ट कथन हैं? यह पश्चिम में सतलुज नदी से लेकर पूर्व में काली नदी तक फैला है, करेक्ट है। पंचाचूली पर्वतमाला गोरी घाटी और सुंदर टूडा घाटी इस क्षेत्र में पाई जाती है, भी करेक्ट है। यह क्षेत्र उच्च भूकंपीय और पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है, भी करेक्ट है। यानी कि तीनों करेक्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कौन से आपके कथन करेक्ट हैं। चलिए, भारत की मुख्य भूमिका तटीय रेखा की लंबाई 5,422 किलोमीटर है, करेक्ट है। भारत की स्थलीय सीमा 17 राज्यों को छूती है, ये भी आपका करेक्ट है। यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा आपका इनकरेक्ट है। चले, अंडमान निकोबार की जो तटीय सीमा है वो आपकी 1962 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिए गए हैं, दूसरा कारण दिया गया है, बताना है आपका करेक्ट कौन सा है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा 12 समुद्री मील तक फैली होती है, करेक्ट है। भारत को इस क्षेत्र पर आंशिक अधिकार प्राप्त है, भी आपका इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। कथन बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला कथन है पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 विभिन्न राज्यों में है, बिल्कुल करेक्ट है। माहे पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का भाग है जो तमिलनाडु में स्थित है, ये इनकरेक्ट है। पुदुचेरी के सभी क्षेत्र फ्रांसीसी उपनिवेश थे, ये आपका करेक्ट है। यानी कि पहला और तीसरा करेक्ट है, यानी कि बी आपका करेक्ट है। माहे केरल में स्थित है, माहे जो है वो केरल राज्य में स्थित है, ये केरल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो सूची है, पुदुचेरी का क्षेत्र दिया गया है, एक तरफ राज्य की सीमा और स्थित दिए गए हैं। माहे, माहे किससे संबंधित है? तो केरल से संबंधित है, अभी बताया था। माहे केरल से संबंधित है। कराईकल तमिलनाडु से संबंधित है, कराईकल तमिलनाडु से संबंधित है। यनम आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और पुदुचेरी का जो मुख्य भाग है वो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए, तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आपका हो जाएगा ए, करेक्ट ए ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पर संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1924 में कानपुर में बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी? इसे जेल हुई थी तो मुजफ्फर अहमद और एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त शब्द मणिग्रामम का सही अर्थ क्या है? मणिग्रामम का सही अर्थ है व्यापारिकों का, जो व्यापारियां हैं जो व्यापारी हैं उनका संघ, ठीक है, संगठन, उससे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है दक्कन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पहला तो करेक्ट है। कोको स्ट्रेट म्यांमार के कोको द्वीप समूह जो दक्षिणी अंडमान के बीच में स्थित है, ये गलत है। कोको जो स्टेट है, कोको द्वीप जो म्यांमार का भाग है और उत्तरी अंडमान के बीच में है, ठीक है, दक्षिणी में नहीं है, उत्तरी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप कहा जाता है, ये भी आपका करेक्ट है। पहला और तीसरा करेक्ट है, यानी कि ए करेक्ट है ऑप्शन। भू आकृति क्षेत्र अगला क्वेश्चन है और क्षेत्रफल प्रतिशत भाग्य है। पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी, पठारी, मैदानी, सही सुमेलित कौन सा है? सही सुमेलित है। चलिए, तो पर्वतीय क्षेत्र जो है वो 11% बिल्कुल करेक्ट है आपका, और पहाड़ी क्षेत्र जो है वो आपका 18% है। पठारी क्षेत्र कितना है? तो 28% है, और मैदानी क्षेत्र जो है वो 43% है। तो दो करेक्ट है इसमें, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में कौन सा स्थित है? तो बनिहाल दर्रा है। अगला क्वेश्चन है दक्कन ट्राइब क्षेत्र की चट्टानें मुख्यतः अवसादी प्रकृति की होती हैं, सही बताना है इसमें कौन सा है। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, बाकी दोनों आपके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। चिनाब नदी का निर्माण चंद्र और भागा नदियों के संगम से होता है, बिल्कुल करेक्ट है। टंडी नामक स्थान नदियों से मिलकर जम्मू कश्मीर में स्थित है, गलत है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो कथन है, उनको बताना है कौन सा करेक्ट है। एक कारण है, एक अभिकथन है। दामोदर घाटी परियोजना में ताप विद्युत उत्पादन प्रमुख होता है, प्रमुख है। कारण है इसका मॉडल अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है, कारण है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका बी करेक्ट है, मतलब व्याख्या तो नहीं कर रहा है लेकिन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में कौन सी? पोपली, पोपली नहीं है, बाकी रंगा, डिक डिक्रोंग और पापुम पांग ये परियोजनाएं स्थित हैं। पोपली कहाँ है? तो पोपली आपकी असम में पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, पीट या जैविक मिट्टी की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो यह क्षारीय प्रकृति की होती है, विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का जो प्रारंभ है इस बजट में किया गया था, इस बजट में किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी, केंद्रीय बजट 2005 से 6 के बीच में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, यानी कि अम्लैंड और हिंटरलैंड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोनों। विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं, जिसमें लौह अयस्क खनन क्षेत्र बताना है कौन से करेक्ट हैं। तो लेब्राडोर गर्त, सुपीरियर झील प्रदेश और टाम प्राइस, ये लौह अयस्क खनन है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। और ऑप्शन ये जो कथन दो है वो आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार वाद योग्य हैं। मूल अधिकार जो है वाद योग्य होते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है, ये करेक्ट है ऑप्शन सी। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है, क्या होती है? तो शुद्ध जो जल को शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण। अगला क्वेश्चन है, दो कथन एक अभिकथन एक कारण है, करेक्ट कौन सा है? तो सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है, करेक्ट है।
सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और पूंजी निर्माण में मदद करता है, भी करेक्ट है। और आपका सही सुमेलित भी है, मतलब व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है ये बताना है। तो झांसी होता है, हमीरपुर और जालौन होता है, बांदा नहीं होता है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध निम्नलिखित में से कौन से कालक्रम के अनुसार है, उनको बताना है। चंदेरी का युद्ध कब होता है? चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, 1528। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, और खानवा का युद्ध होता है 1527 में। तो 3, 1 और 2, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। जून 1972 में प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा गठित हुआ था, करेक्ट है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है, भी करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। उत्तर प्रदेश में बजहर नामक पर्व निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बजहर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। स्टॉक और प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक है, जबकि आय एक प्रवाह है। करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। सकल घरेलू उत्पाद एक स्टॉक चर है, गलत है। चलिए तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। घाटे के प्रकार दिए गए हैं, एक तरफ उनके प्रभाव दिए गए हैं। घाटे का जो प्रकार है, राजस्व घाटा, चालू आय और व्यय, चालू आय और व्यय। राजकोषीय घाटा, सभी उधारी का संचयी। प्राथमिक घाटा, ब्याज देनदारियों के। बिना राजकोषीय घाटा। बताना है कौन से आपके करेक्ट है, यानी कि सभी तीनों करेक्ट हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सबसे पहले हुआ था? कौन सा सबसे पहले हुआ था? तो आपका मानव पर्यावरण, ऑप्शन सी मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जब एक पारिस्थितिकी तंत्र के दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक और निरंतर परिवर्तन होता है और दोनों के बीच प्रजातियों का की जो संरचना है के संदर्भ में कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती, तो इसके अच्छे तरीके से इससे वर्णित किया जाता है। इससे वर्णित किया जाता है, बताना है आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इकोक्लाइन, इकोक्लाइन के द्वारा करेक्ट किया जाता है, वर्णित किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना और विचार करना है। बांस, शहतूत, आनबूस, इसे बताना है कितने पर्णपाती वृक्ष हैं। कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? तो कौन कौन से पर्णपाती वृक्ष हैं? तो उष्णकटिबंधीय मानसून विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे सूखा पर्णपाती वन, ये सभी। तो इनमें सागौन, नीम, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, शहतूत जैसे महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जाती हैं, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती हैं। बाकी उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो बायोम है, इसमें जो शानदार वर्षावन का निर्माण होता है, भूमध्य रेखीय वर्षावन, जैसे महोगनी, आनबूस, हाईवुड। जो आनबूस है ये नहीं है, बाकी दोनों आपके पर्णपाती में आते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक आपका अभिकथन है, दूसरा आपका कारण है। करेक्ट आपका कौन सा कथन करेक्ट है? हीमोग्लोबिन मानव में शरीर ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल करेक्ट है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें जो ऑक्सीजन की प्रति उच्च आकर्षण होता है, भी करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व के प्रमुख पर्वत तथा उनकी सर्वोच्च चोटियों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा बेमेल है? रॉकी, रॉकी जो है वो आपका बेमेल है। रॉकी पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट है। कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके इनमें संरक्षण आगार और समुदाय आगार को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 2002 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित है? बताना है कौन सा करेक्ट है। तो
पहला करेक्ट है, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़क करेक्ट है, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़क करेक्ट है, और आर्थिक गलियारा सड़क संपर्क मार्ग करेक्ट है। चौथा आपका गलत है, यहाँ से यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ प्रदूषक दिए गए हैं, एक तरफ प्रभाव। कैडमियम, कैडमियम से होता है श्वसन विष। बेंजीन से क्या होता है, तो रक्त कैंसर होता है बेंजीन से। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, तो गम जो दम घोटू गैस है ये। और फ्लोराइड से होता है हर एक महीनता। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी करेक्ट है। चलिए, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन में कहा है कि ऊर्जा प्रवाह एक पोषक तत्वों के चक्रण में प्राथमिक उत्पाद एवं अपघटकों की विशेष भूमिका होती है। कारण में है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में प्रवेश द्वार पर प्राथमिक उत्पाद है और निकास द्वार पर अपघटक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यानी कि व्याख्या भी कर रहे हैं और दोनों करेक्ट भी हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। कौन से करेक्ट हैं, तो आपका पहला इनकरेक्ट है। दूसरा करेक्ट क्या है, तो पृथ्वी सतह पर एक स्थान पर पूर्ण आर्द्रता भिन्न भिन्न होती है, आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस को वैश्विक तापन में योगदान देने वाली ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। इसे माना जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि सभी को माना जाता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कितने देशों को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी के, ठीक है, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है के साथ भूमि साझा सीमा करते हैं। कौन से ऐसे राज्य हैं, चलिए बताइए कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य करता है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य करता है, यानी कि केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य करता है। केंद्रीय सूडान भी, दक्षिणी सूडान सॉरी, तंजानिया, जाम्बिया, यानी कि सभी चारों करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इकाइयों पर विचार करना है। जीवाणु, पराग, कवक, माइट्स। इसमें बताना है कितनी इकाइयां जैविक संदूषक हो सकती हैं। जैविक संदूषक सभी हो सकती हैं, सभी चारों। चलिए, अगला क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से कौन से विचार करना है, कौन से आपके सही सुमेलित हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए, तो सही सुमेलित पूछ रहा है, तो अवतल लेंस दरवाजे में जासूसी छेद, उत्तल लेंस आवर्धक कांच, अवतल दर्पण सौर पट्टी, उत्तल दर्पण पश्च दृश्य दर्पण, यानी कि सभी चारों सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को जीवित दस्तावेज कहे जाने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है। कौन सा कारण है, तो आपका इसे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित और विकसित किया जा सकता है, इसलिए जीवित दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन है, करंट से फरवरी 2025 में भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति 2025 का अनावरण किया गया। इसका अनावरण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, यानी कि ये दोनों इनकरेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ग्लोबल कैपेबिलिटी जो नीति है, भारत में पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 में, ठीक है। इसमें बताना है, अच्छा इसमें असत्य कथन पूछ रहा था, तो असत्य कोई नहीं इसमें, यानी कि दोनों सत्य हैं। पर ये हमने देखा नहीं, ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है क्वेश्चंस में कि असत्य पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है, क्योंकि ये दोनों सत्य हैं। सत्य पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दोनों असत्य तो नहीं है, यानी कि दोनों सत्य हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्रह्मा से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ब्रह्मा किस लिए चलाया गया था। म्यांमार में भूकंप आया, कहाँ आया, म्यांमार में भूकंप आया, इसलिए बाद मानवीय जो सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सम्मेलन और स्थान, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो गल्फुड 2025 का जो होता है सम्मेलन वो दुबई में होता है। कहाँ होता है, दुबई में। बाकी आपके 8वां जो हिंद महासागर सम्मेलन होता है मस्कट में, बायोफेस्ट न्यूरेबर्ग में, प्रकृति नेचर जो 25 का नई दिल्ली में। अगला है पुरस्कार और सम्मान है, एक तरफ व्यक्त दिए गए हैं।
59वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है 2024 वो आपका विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। व्यास सम्मान 2024 का जो है वो सूर्यबाला को, स्वस्ति सम्मान 2024 किसे मिला है तो साधु भद्रेश दास को मिला है, और साहित्य अकादमी सम्मान गगन गिल को मिला है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन अप्रैल 2025 में हो गया, सत्य कथन बताना है कौन सा आपका सत्य है। 1992 में इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये करेक्ट है, लेकिन ये आपका इनकरेक्ट है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो 2015 में दिया गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबनी कार्यक्रम के संबंध में कथनों पर विचार करना है। स्वावलंबनी कार्यक्रम जो है वो आपका, इसका जो प्रारंभ है पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मेघालय और असम में किया गया था, तो करेक्ट है, लेकिन यह आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में स्विस कंपनी आईक्यू एयर ने अपनी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की। इसमें क्या है तो बताना है करेक्ट, आपका सत्य पूछ रहा है, कथन कौन सा होगा, तो सत्य आपके दोनों सत्य होंगे, इनकी इसे रिपोर्ट में मायाग्यूज प्यूर्टो को सबसे स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बर्नीहाट मेघालय में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम नियुक्ति और एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं। विदेश मंत्री कनाडा के कौन बनाए गए हैं तो अनीता आनंद। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के कौन बने हैं तो संजय जायसवाल बने हैं। जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं तो ये फेडरिक मर्ज बने हैं, और अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के आशीष खन्ना। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष शांति से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कब किया गया था तो 2002 में। दिवंगत हुए व्यक्तियों को उनके संबंध क्षेत्र से मिलान करना है, कौन सा एक बेमेल है, तो आपका डॉक्टर जो सी राजगोपाला चिदम्बरम है, सॉरी सी नहीं है, डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम है, वो परमाणु वैज्ञानिक थे, राजनीतिक नहीं थे, परमाणु वैज्ञानिक थे, बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में प्रथम नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा आपका करेक्ट होगा, तो इस सम्मेलन का आयोजन कारवार कर्नाटक में किया गया है, करेक्ट है, लेकिन ये दूसरा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया था, किसने किया था तो रक्षा मंत्री जी ने किया था, जो हैं राजनाथ सिंह जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रिपोर्ट भारत का स्थान, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है तो 118वां स्थान है, 118। भ्रष्टाचार में कौन सा स्थान है तो 96। हिलने पासपोर्ट में कौन सा स्थान है तो 85 है, और वैश्विक आतंकवाद में कौन सा स्थान है तो 14वां स्थान है। चलिए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है। भारत का पहला वन्य जीव बायोबैंक, भारत का पहला वन्य जीव बायोबैंक दार्जिलिंग में खोला गया है, करेक्ट है। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा, ये भी करेक्ट है। भारत का पहला द्विमुखी सौर संयंत्र दिल्ली, ये भी करेक्ट है। भारत का पहला कांच का पुल हिमाचल प्रदेश नहीं है। भारत का जो पहला कांच का जो ब्रिज है, कांच का पुल है, वो कन्याकुमारी में खोला गया है, कन्याकुमारी में बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गोगोई को देश का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो दोनों कथन आपके करेक्ट हैं, सी ऑप्शन है करेक्ट है, सी। अगला क्वेश्चन है,
अभिकथन एक कारण दिया गया है। अभिकथन में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की दिशा को में प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक नया संकेतक न्यूनतम आहार विविधता एमडीडी को स्वीकार किया गया है। कारण में है इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शून्य भुखमरी को प्राप्त करना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सी यानी कि कारण गलत है और अभिकथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला प्रकाशित करता है? सौर रिपोर्ट श्रृंखला कौन प्रकाशित करता है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में आयात पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है? कौन सा कर लगाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा सीमा शुल्क लगाया जाता है और एकीकृत माल और सेवा कर लगाया जाता है। बाकी तीसरा आपका इनकरेक्ट है, यानी कि सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में निम्नलिखित में से देश द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को 10 साल रेजिडेंसी प्रदान करने हेतु ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यूएई। ठीक है, यूएई में। अगला क्वेश्चन है। एक तरफ ऑपरेशन दिए गए हैं, एक तरफ संबंधित देश दिए गए हैं। इंद्र 2025 ये भारत और रूस से संबंधित है। भारत और रूस से संबंधित है। क्लिनेक्स भारत और श्रीलंका से संबंधित है। खंजर भारत और किर्गिस्तान से संबंधित है। और सूर्य किरण आपका भारत और नेपाल से संबंधित है। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन है। फरवरी 2025 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा है तो निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? किस समिति का गठन किया गया? तो दिनेश खारा समिति। इसलिए भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के लिए। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक फ्यूज के पीछे का तंत्र निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो जूल का जो नियम है, तापन का नियम, उससे आधारित है। कराधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में करों पर विचार करना है। उपयुक्त में से इसे पिगोवियन का कर माना जा सकता है? चलिए, तो पहले कथन में है कार्बन उत्सर्जन पर कर, ये तो आपका करेक्ट है। और विलास वस्तुओं पर कर, ये इनकरेक्ट है। और तंबाकू और शराब जैसी हानिकारक वस्तुओं पर कर, ये आपका करेक्ट है, यानी कि पहला और तीसरा करेक्ट है, यानी कि सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक रूप से मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? सही बताना है कौन सा आपका करेक्ट है, यानी कि पहला करेक्ट है, और दूसरा और चौथा करेक्ट है, और तीसरा इनकरेक्ट है। रॉक परलिस्टस यारदांग और द्वीपीय जो पर्वत है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अप्रैल 2025 में लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। ये आपका करेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट है। या कहानी संग्रह कन्नड़ लेखिका गीतांजलि श्री के द्वारा लिखित है, ये गलत है। इसके द्वारा लिखित है तो हार्ट लैंप की कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक। कौन है? मुश्ताक बानू। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में गठित समिति आयोग तथा उनके कार्यों के युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा बेमेल है? तो सी ऑप्शन एम के जैन समिति जो है वो सफाई आयोग के संबंधित नहीं है। इसके लिए है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनवरी 2025 में यूनिवर्सल बैंकों और स्माइल फाइनेंस बैंकों के लिए आवेदन मूल्यांकन हेतु एम के जैन समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए, यूनिवर्सल बैंकों के लिए जो किया गया था एम के जैन समिति। बाकी सभी समितियां करेक्ट हैं। हमारे जो यूपीपीसीएस प्री के लिए जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं धैर्य की, उसके 150 क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।